माननीय पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद से बिहार में कार्यरत छठे चरण से चयनित लगभग 22,000 बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी जाने पर खतरा मंडराने लगा था। इसके बाद से जो शिक्षा विभाग है वो जो छठे चरण में चयनित अभ्यर्थी हैं उनका डेटा कलेक्ट करती है और अब शिक्षा विभाग ये निर्णय की है कि हम इस फैसले को चुनौती देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट से इन चयनित लगभग 22,000 बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है? इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैरियर बिट के दोनों ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं और कैरियर बिट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है वह इसी केस नंबर जो आप देख पा रहे होंगे 5053 ऑफ 2021 पर दिया है, जो कि श्री लल्लन कुमार यादव जी के द्वारा केस दायर किया गया था जब छठे चरण का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके बाद से 28 दिसंबर 2020 को ये केस फाइल किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब कब केस लिस्ट हुआ, यहाँ पर पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, कौन कौन रिस्पोंडेंट थे, इसमें सबके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप कब कब केस में क्या क्या एक्शन हुआ और कब इसमें डिसीजन दिया गया, क्या हुआ, कब कोर्ट ऑर्डर आया और कब फाइनल डिसीजन आया, सब कुछ स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इन सभी डेट का जो जजमेंट है, जो डेली कोर्ट ऑर्डर होता है, उसे पढ़ेंगे तो पूरे मामले को समझ में आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिलेगी भी अथवा नहीं। फरवरी 2021 में केस फाइल होने के बाद से पहली बार इस केस को लिस्ट करने के बाद से जो इसका कोर्ट जजमेंट आया था वह आया था, आप देख सकते हैं 2021 में मई में 4 मई 2021 को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं माननीय पटना हाईकोर्ट ये कहती है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है और एनसीटी है उसको पार्टी बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर 4 वीक का समय दिया गया था एफिडेविट सबमिट करने के लिए। ठीक है, और जो रिज्वाइंडर होते हैं उनको सबमिट करने के लिए 4 वीक का और समय दिया गया था। मतलब कि समझ लीजिए कि जो रिस्पोंडेंट थे इसमें उन सबको नोटिस इशू किया गया था और अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट करने के लिए 4 हफ्ते यानी 1 महीने का समय दिया गया था। ये बात है आपका 4 मई 2021 का। पहले डेट के केस हियरिंग में 4 हफ्ते का समय दिया था जितने भी रिस्पोंडेंट थे, चाहे वह स्टेट ऑफ बिहार की बात कर ली जाए या फिर एनसीटी की बात कर ली जाए, यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए, लेकिन किसी ने भी इन 4 हफ्तों में अपना जो सबमिशन है वो फाइल नहीं किया या फिर अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया। इसके संबंध में जब अगली डेट में हियरिंग होती है, देख सकते हैं आप 16/7/2021 यानी कि 16 जुलाई 2021 को, और इससे पहले कब हुआ था? मई में हुआ था, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद ये हियरिंग हो रही थी। और माननीय पटना हाईकोर्ट क्या कहती है, देखिए, पिटिशनर लेज चैलेंज टू द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018, यानी कि ये 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज करने की बात की गई है और जो कि अमेंड किया गया था 23 अगस्त 2010 वाला एनसीटी का नोटिफिकेशन। आरटी एक्ट लागू होने के बाद से पहली बार देश में 1 अप्रैल 2010 के अधिसूचना के आधार पर एनसीटी मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करती है 23 अगस्त 2010 को, जिसमें बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं थे। इसको अमेंडमेंट किया जाता है और 28 जून 2018 को एक गजट निकालती है एनसीटी जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए एक तरीके से गजट नोटिफिकेशन होता है। इसी गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था माननीय पटना हाईकोर्ट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी रिस्पोंडेंट हैं उसका यहाँ पर सूचना दिया गया है और माननीय पटना हाईकोर्ट साफ शब्दों में लिख रही है, नन ऑफ द रिस्पोंडेंट हैव फाइल्ड देयर रिस्पॉन्स, यानी किसी भी रिस्पोंडेंट ने, चाहे एनसीटी की बात कर ली जाए, स्टेट ऑफ बिहार की बात कर ली जाए या फिर यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए, किसी ने भी अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया, अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया। आगे देखिए, लेट द सेम बी पॉजिटिवली डन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक फ्रॉम टुडे, यानी कि आज के दिन से, जब 2 महीने बाद हियरिंग हो रही थी उस दिन माननीय पटना हाईकोर्ट कह रही है कि आज के दिन से 4 हफ्ते का और समय दिया जाता है पॉजिटिवली ये चीज़ करने के लिए, यानी सकारात्मक रूप से अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए। आगे माननीय कोर्ट कहती है, इफ़ एनी बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक देयर आफ्टर, और कहा जा रहा है कि इस केस को अब 17 सितंबर 2021 को लिस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ माननीय पटना हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट शैल बी ओपन फॉर द रिस्पोंडेंट टू कैरी ऑन विथ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, यानी कहा जा रहा है कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो रिस्पोंडेंट है वह इस भर्ती प्रक्रिया के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकती है, यानी जारी रख सकती है। इफ एनी एंड द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन शैल नॉट कम इन द वे ऑफ द अथॉरिटीज टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन इन दैट डायरेक्शन, बट
However, all the candidates selected and appointed shall be made aware of the pendency of the present petition and that their appointment shall be subject to outcome of the same। यानी कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में अपने कोर्ट जजमेंट में ये लिखा कि जो भी अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होंगे या फिर अपॉइंट होंगे वह अवेयर होने चाहिए इस केस की पेंडेंसी से, और ये भी उनको ज्ञात होना चाहिए कि उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वह माननीय कोर्ट के जजमेंट के अधीन हो रहा है, सब्जेक्ट आउटकम हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा आल्सो दे शैल ऑल्सो नॉट क्लेम एनी इक्विटी, यानी कि वह इसमें कोई भी सहभागिता का क्लेम नहीं कर सकते भविष्य में जाकर के अगर उनके अगेंस्ट में फैसला आता है। यही बात माननीय पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने फाइनल जजमेंट में भी कहा है कि चूंकि कैंडिडेट पहले से अवेयर थे कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट टू आउटकम था और इस वजह से वो डिसीजन अब आया है, तो अब वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमें इसके बारे में सूचना नहीं प्राप्त थी। इसके बाद से यहां पर देख सकते हैं आप एक आईए जो दाखिल हुआ था, इसमें भी ये जजमेंट दिया गया था। पहली बार मई में माननीय पटना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया था जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, चाहे स्टेट ऑफ बिहार की बात कर ली जाए, एनसीटी की बात कर ली जाए, यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए, उनको अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए। उसके बाद से 2 महीने बाद केस को लिस्ट किया जाता है, फिर से 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था और अब जब तीसरी बार इस केस को लिस्ट किया गया सितंबर 2021 में, देखिए 17 सितंबर 2021 को, तो भी किसी ने भी अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया था और माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में लिखा कि अगर इस बार आप नहीं करते हैं तो आपकी सैलरी से मैं फाइन लगाऊंगा 5,000 रुपये का, उसके बाद जाकर के जितने भी रिस्पोंडेंट हैं वो एक्टिव होते हैं। देखिए माननीय पटना हाईकोर्ट ने क्या तीखी टिप्पणी की है, एज प्रेड फॉर लेट काउंटर एफिडेविट बी पॉजिटिवली फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक फ्रॉम टुडे, फेलिंग विच अ कॉस्ट ऑफ 5,000 ईच शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 नेमली प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। यानी कि बिहार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो वहाँ के मुख्य सचिव हैं, उनके ऊपर 5,000 रुपये का फाइन लगाने की बात की गई थी और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के ऊपर 5,000 रुपये का फाइन लगाने के बाद कहा गया था। और माननीय कोर्ट ने ये कहा कि हमने 2 बार ऑलरेडी आपको 4-4 हफ्ते का वक्त दे दिया है, आप तीसरी बार आ रहे हैं और तीसरी बार भी फेल हो रहे हैं, अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं कर पाए हैं। अगर अब नहीं करते हैं तो हम आपकी सैलरी से 5,000 रुपये का फाइन लगाएंगे। माननीय पटना हाईकोर्ट जब ये कहती है तब जाकर के अगली बार इन्होंने अपना आंसर काउंटर फाइल किया। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, इट इज मेड क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी अफोर्डेड for the said purpose and the petition shall be heard on the basis of material available on record। माननीय पटना हाईकोर्ट ये कहती है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा पिटिशनर के द्वारा जो प्रेयर किया गया उसी के आधार पर, उन रिकॉर्ड के आधार पर हम अपना जजमेंट दे देंगे या फिर आगे की हियरिंग करेंगे। अब हम आगे इनको मौका नहीं देने वाले हैं जो रिस्पोंडेंट हैं उनको अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर इस केस को 26 नवंबर 2021 को सुने जाने के लिए लिस्ट कर देती है माननीय पटना हाईकोर्ट। इसके बाद से बहुत सारे डेट्स में माननीय पटना हाईकोर्ट में हियरिंग होता है। माननीय पटना हाईकोर्ट उस समय चूंकि ये ज्ञात हो गया था कि 25 नवंबर 2021 को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया और 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो था वो क्वैश हो चुका था। यानी कि जिसे चैलेंज किया गया था पटना हाईकोर्ट में वो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। उसके बाद से ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में श्री देवेश शर्मा जी की याचिका 20/743 ऑफ 2021 वाले में। उस मामले के पेंडिंग होने की वजह से माननीय पटना हाईकोर्ट अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं देती है, क्योंकि चूंकि मामला सेम सिमिलर मैटर पर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में मामला लंबित था, इस वजह से पटना हाईकोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं देती है। क्योंकि पटना हाईकोर्ट अपने कोर्ट जजमेंट में ये साफ शब्दों में लिखी हुई है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं आर्टिकल 141 के अंतर्गत कि एपेक्स कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हम मानने के लिए एज ए हाईकोर्ट पूरी तरीके से बाउंड है और वो बाइंडिंग नेचर का होता है। इसी वजह से माननीय पटना हाईकोर्ट अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं देती है और अंतिम रूप से 29 नवंबर 2023 को अंतिम रूप से सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लेती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जजमेंट इज रिजर्व्ड। अब जो बिहार के बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा क्लेम ये किया जा रहा है कि हमें पता ही नहीं था कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। हालांकि ये उनके द्वारा गलत सूचना दी जा रही है मीडिया में या फिर कहीं पर भी। ये नेचुरल चीज़ है कि अगर आपके साथ अहित हो रहा है, 2 साल आपने नौकरी कर लिया है, तो जाहिर सी बात है आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस हर्ट जरूर होते हैं। लेकिन कोर्ट कभी भी सेंटिमेंट्स या फिर इमोशंस के आधार पर फैसला नहीं देती है। आपको ज्ञात होगा 137 ऑफ 2021 वाला मामला जो कि श्री धनंजय कुमार जी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में 6ठे चरण को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था। उस याचिका में
सिमिलर प्रेयर किया गया था जो कि देवेश शर्मा जी की प्रेयर थी। इस वजह से वो मामला टैग हो चुका सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी की याचिका में, जहां पर जो छठे चरण से चयनित बीएड कैंडिडेट थे वह 137 ऑफ 2021 वाले मामले को वहां पर एक तरीके से रद्द कराने के लिए वहां पर आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके आईए को इंटरटेन करने के बजाय इस पूरी 137 ऑफ 2021 वाला जो याचिका था श्री धनंजय कुमार जी वाला, उनको टैग कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी की याचिका से, और साथ ही साथ उसमें अंतिम रूप से फैसला यह दिया कि जितनी भी पेंडिंग थी या फिर जितनी भी एसएलपी थी उन सबको देवेश शर्मा के दिए गए फैसले के आलोक में उनको डिस्पोज किया जाता है, यानी उनको निस्तारित किया जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट की ये दावा करना कि हमें पता ही नहीं था कि इस प्रकार के भर्ती में याचिकाएं चल रही थी या फिर एक तरीके से हमें पता नहीं था कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो वहाँ पर बीएड कैंडिडेट आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं और बाकायदा इस एसएलपी को कैंसिल कराने की बात करते हैं। तो आप मीडिया में या फिर पब्लिक डोमेन में इस प्रकार से चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं या फिर गुमराह कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में ये सभी बातें रिटन फॉर्म में होती हैं। वहाँ पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो यही बातें निकलेंगी कि आप कैसे कह सकते हैं, आपने तो आईए दाखिल करके यहाँ पर इस केस को कैंसिल कराने की प्रेयर किया गया था, जबकि उस आईए को तो आप झुठला नहीं सकते, वो सब कुछ कोर्ट जजमेंट में बातें मेंशन होती है। तो वहाँ पर इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि कैंडिडेट को पता ही नहीं था कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम है। ये राज्य सरकार का विषय था कि राज्य सरकार उनको कैसे अवेयर करती है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू आउटकम है। हालांकि ये राज्य सरकार करे या ना करे, आज के डेट में जो भी अभ्यर्थी इतना अवेयर जरूर है कि उनका सिलेक्शन जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो रहा है अथवा नहीं, और खास करके जब शिक्षक भर्ती की बात होती है तो इतना मैटर ये हाईलाइट हो जाता है कि किसी भी कैंडिडेट को ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसे पता ही ना हो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आज कैंडिडेट सोशल मीडिया पर और भी प्लेटफॉर्म पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उनको सब कुछ पता होता है, पल पल क्या घटना हो रही है, किस हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, किस सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो क्लेम किया जा रहा है वो एक तरीके से थोड़ा सा विश्वास करने लायक भी नहीं है, और साथ ही साथ वो ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था या फिर हाई कोर्ट के जजमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दिन था। वो सभी बातें बचकाना वाली बातें हैं, क्योंकि ये सभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इनका आईए जो है वो कैंसिल हो चुका है। और अंतिम रूप से माननीय पटना हाईकोर्ट ये डिसीजन देती है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं रहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं जो चयनित हैं, लगभग 22,000 जिनकी संख्या है, वो मेंटली परेशान है, जो कि होना भी लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 साल सर्विस के बाद से अगर आपको सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे। लेकिन उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें नहीं बताया गया कि उनका जो भर्ती था वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, ये गलत दावा है। देखिए, आप इमोशनली इन सभी चीज़ों से अटैच हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो इमोशन के आधार पर नहीं चलता है। वहाँ के कैंडिडेट के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी अथवा नहीं थी। यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट में जब मामला चल रहा था, माननीय हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती प्रक्रिया, जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी वह सब्जेक्ट टू आउटकम रख ली थी, क्योंकि यहाँ की जो राज्य सरकार थी और एनसीटी 3 बार मौका दिए जाने के बावजूद भी अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं कर रही थी। आपको ज्ञात होगा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 137 ऑफ 2021 वाला मामला जो कि श्री धनंजय कुमार जी के द्वारा दायर किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी की याचिका में, वो याचिका इससे जाकर के टैग हो गई। वहां पर भी जितने भी रिस्पोंडेंट थे, यानी कि बिहार में जो मुख्य सचिव होते हैं शिक्षा विभाग के, उनको भी नोटिस इशू किया गया था कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए। वहां पर उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया या नहीं रखा गया ये भी भविष्य के गर्त में ये क्लियर नहीं है। और पटना हाईकोर्ट तो इनको 3 बार मौका दे रही है कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए, लेकिन ये अपना पक्ष जाकर के नहीं रखते हैं। जब फाइन लगाने की बात आती है तब जाकर के ये क्या क्लेम करते हैं या फिर क्या जाकर के वहां सबमिशन देते हैं। आपने लास्ट हियरिंग में देखा होगा कि ये लास्ट में जाकर के सिर्फ यही प्रेयर करते हैं राज्य सरकार के जो वकील थे कि चूंकि इनको सर्विस करते हुए 2 साल का वक्त हो चुका है, 1 साल का वक्त हो चुका है, इसलिए अब इनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए। तो जब इनके पास 3 बार मौका दिया गया माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा, इन्होंने कभी भी जाकर के अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको अवसर दिया 137 ऑफ 2021 वाले मामले में, श्री धनंजय कुमार वाले मामले में, इन्होंने कभी भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। अब यहां पर राज्य सरकार यह कह रही है कि हम इस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाना निश्चित तौर पर राज्य सरकार की चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने जिसे चयनित किया उससे कहीं ना कहीं आप उनको प्रोटेक्ट करना आपका जिम्मेदारी भी बनता है। लेकिन प्रोटेक्ट करना तक तो ठीक है, ये प्रोटेक्ट केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 7वें चरण में
जो क्लैरिफिकेशन को लेकर के एसएलपी स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा दायर की गई, वो एसएलपी लेकर के ये खुद विड्रॉ कर लिए थे। कहीं इस प्रकार का केवल दिखावे वाला ना हो, सही तरीके से हो। हालांकि इनके पास बहुत कुछ विकल्प नहीं बचा हुआ है स्टेट ऑफ बिहार के पास, इसलिए नहीं बचा हुआ है क्योंकि माननीय पटना हाईकोर्ट अपने कोर्ट जजमेंट में साफ शब्दों में लिख दी है कि चूंकि हमारी जो ये भर्ती है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा करते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम हाई कोर्ट के अधीन में थी, सुप्रीम कोर्ट के अधीन में कहाँ थी। आप इस मामले को समझिए, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था और सेम मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। तो जब सेम मैटर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मामले चलते हैं तो हाई कोर्ट की पावर ही नहीं है कि वह उस मामले में डिसीजन दे दे। आर्टिकल 141 ये कहता है कि जब सिमिलर मैटर हो तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बाइंडिंग नेचर का होगा हाई कोर्ट के लिए। तो जब आर्टिकल में ये बातें मेंशन की गई हैं तो हाई कोर्ट अपनी तरफ से डिसीजन कैसे दे सकता है। इसी वजह से वह वेट कर रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगी हाई कोर्ट के डिसीजन के अंतर्गत। और हाई कोर्ट वेट किसका कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। तो ये इनडायरेक्ट वे में तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंतर्गत ही तो सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट तो अपने फैसले के अधीन रख ली थी और अपना फैसला नहीं दे रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट किया जाता था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो 141 के अंतर्गत उसी बाइंडिंग नेचर के होने की वजह से माननीय पटना हाईकोर्ट ने उसी कोर्ट डिसीजन को यहां पर लागू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राज्य सरकार के पास जब समय था तब इन्होंने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा, और अब जब इनके पास समय नहीं है, जब खेल खत्म हो गया, तब ये इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला और उलझ जाएगा, क्योंकि 137 ऑफ 2021 मामले से, धनंजय कुमार वाले मामले से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो देवेश शर्मा की याचिका थी उसमें भी 137 वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छठे चरण में जो देवेश शर्मा की डिसीजन था उसी को लागू करने के लिए एक तरीके से लिख दिया है, पेंडिंग जो भी है उसको ऊपर दिए गए फैसले के आलोक में डिस्पोज यानी निस्तारित करने के आदेश दे दिए थे, और माननीय पटना हाईकोर्ट ने तो सीधे तौर पर इनको बाहरी करने का आदेश दे दिया है। तो बहुत कुछ बीएड के संदर्भ में नहीं बचा हुआ है, और साथ ही साथ जो जजमेंट दिया गया है इसमें माननीय पटना हाईकोर्ट ये भी कहती है कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव को लेकर के भी चर्चा हुआ कि कोई भी डिसीजन जब दिया जाता है तो रेट्रोस्पेक्टिव ना लागू होकर के प्रोस्पेक्टिव लागू होता है, यानी जिस दिन डिसीजन दिया गया उस दिन ये फैसला लागू होना चाहिए। चूंकि फैसला दिया गया 11 अगस्त 2023 को, इस वजह से ये 11 अगस्त से प्रभावी होना चाहिए, और चूंकि छठे चरण की जो रिक्रूटमेंट है वो इससे पहले की है, इस वजह से इस पर बीएड अभ्यर्थियों का कोई भी इंपैक्ट ना पड़े और उनको उनकी नौकरी में रहने दिया जाए, इस प्रकार का प्रेयर किया गया था स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा। देखिए, माननीय पटना हाईकोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? देखिए, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का तो यहां पर सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन ही नहीं दिया था, अंतिम रूप से कोई डिसीजन नहीं दिया था, बल्कि अपना डिसीजन होल्ड कर लिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट करते हुए। अब चूंकि वो डिसीजन नहीं दिया गया था तो ये सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से वो जो फैसला दिया गया 11 अगस्त 2023 का, उसे ही लागू माननीय पटना हाईकोर्ट ने कर दिया। क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव तो तब होता ना, या फिर प्रोस्पेक्टिव तो तब होता ना जब ये भर्ती जो है वो अंतिम आदेश के आधार पर कंप्लीट हो जाती और अब जाकर के फैसला आता। लेकिन ये अंतिम आदेश तो पटना हाईकोर्ट ने दिया नहीं था, वो अंतरिम आदेश दिया था, इंटरिम ऑर्डर दिया था कि आप कैरी ऑन कर सकते हैं भर्ती को, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार ने जाकर के ये क्लेम किया था कि हमें भर्ती को कंप्लीट करने के आदेश दे दीजिए और जो भी आपका फैसला होगा हम उसे लागू कर देंगे। अब माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में यही बात तो लिखी है कि जब कैंडिडेट पहले से अवेयर थे, हमारे कोर्ट जजमेंट में ये बातें मेंशन है कि आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट ये अवेयर होने चाहिए कि उनका जो रिक्रूटमेंट है वो माननीय कोर्ट के जजमेंट के अधीन रहेगा। तो जब पहले से अवेयर है कैंडिडेट कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है, तब प्रोस्पेक्टिव या फिर रेट्रोस्पेक्टिव का लागू होने का तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमने अपना जजमेंट तो दिया ही नहीं। जब जजमेंट दे देते तब तो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव की बात होती। हाईकोर्ट ने अपना कभी जजमेंट दिया ही नहीं, हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रही थी। तो इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो ये जजमेंट, ये जो फैसला है, ये जो पेंडेंसी थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन हो गई। माननीय पटना हाईकोर्ट यही तो कह रही है ना कि हम बाउंड थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत, तो हमने जो अपने फैसले के अधीन रखा वो इनडायरेक्ट वे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन में हो गया। और जब इनको मौका दिया गया था स्टेट ऑफ बिहार के को अपना पक्ष रखने के लिए, तो कभी भी इन्होंने अपना पक्ष सही ढंग से रखा ही नहीं। तो इन सभी चीजों को लेकर के मामले उलझ जाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। हालांकि बहुत ऐसा देखिए, अगर कुछ चमत्कार हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो निश्चित तौर पर रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कठिन है जो वहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।